एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र ढल चुकी है, उसको ना आँखों से ठीक से दिखाई पड़ता है, न वो चलने में इतनी ज़्यादा ताकत उसके जिस्म के अंदर बची हुई है। वो अपने सर के ऊपर एक गठरी बांध कर, जो एक गठरी बांध रखी थी, उस गठरी में उसने बहुत सारा सामान रख रखा था। बहुत सारे अरमान लेकर वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचती है। दरअसल उसका जो बेटा था पढ़ लिख कर कलेक्टर बन चुका था, लेकिन जो माँ था वो फटेहाल थी। और जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचती है, जो कलेक्टर साहब थे, तो उनका जो चपरासी होता है कलेक्टर साहब का, वो बाहर आता है और कहता है, माँ तुम घर के अंदर कहाँ घुसी चली जा रही हो, तुम्हें आखिर किस से मिलना है। तो ये जो बूढ़ी माँ होती है कहती है, दरअसल तुम्हारे जो साहब हैं, वो साहब जो हैं वो मेरे बेटे हैं और मुझे उनसे मिलना है। आज बहुत ज़माने के बाद में मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ, तुम बस बड़े साहब को बुला लाओ और वो मुझे देखते ही पहचान लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बूढ़ी माँ तो सोच रही थी कि इसका बेटा घर के अंदर से निकल के आएगा, इसे गले से लगा लेगा, क्योंकि 10 साल से उसने अपनी माँ को देखा नहीं है। लेकिन शायद ये इस माँ की गलतफहमी थी। इसके सर पर जो गठरी थी उसमें इसके पोते के लिए खिलौने थे, इसकी बहू के लिए साड़ियाँ थीं, अपने बेटे की जो बचपन की यादें थी वो सब लेके आई हुई थी। लेकिन जैसे ही इसका बेटा गेट से बाहर निकल के आता है, तो ये अपनी माँ से कहता है कि तुम कौन हो और आखिर यहाँ क्यों आई हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी कोई माँ नहीं है। अब जब ये बूढ़ी औरत इस तरीके से अपने बेटे के मुंह से सुनती है, तो ये ज़रा भी कुछ नहीं कहती है, उफ तक नहीं करती है, बल्कि उससे कहती है कि बेटा मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, दरअसल मैं गलती से बस तुम्हारे दरवाजे पे आ गई, मेरा बेटा कोई और होगा। और उसके बाद में ये वहाँ से जाने लग जाती है। जो कलेक्टर साहब होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, वो घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में ये जो बूढ़ी औरत होती है उस चपरासी को बुलाती है और कहती है, एक चिट्ठी लिख दो और ये चिट्ठी जब मेरा बेटा आए तो तुम उसको दे देना। जब ये चिट्ठी उस बेटे तक पहुंचती है, उसके बाद में जो होता है, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक ऐसी कहानी को लेके जिस कहानी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के समाज में न जाने किस किस तरीके की औलादें पड़ी हुई हैं, इसलिए इस कहानी को आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल इस कहानी के अंदर, इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। इस गांव के अंदर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की शादी होती है। शादी होने के बाद में वो अपनी पत्नी के साथ में ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। शादी का 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को कोई भी औलाद नहीं होती है। अब जब इनको औलाद नहीं होती है, शादी के 4-5 साल गुजर जाते हैं, तो ये दोनों दंपति अब परेशान रहने लगे थे। इनकी परेशानी लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि घर के अंदर अगर शादी के बाद में औलाद ना हो तो उस पति पत्नी का दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन हर शादीशुदा जोड़े की ये ख्वाहिश रहती है कि उनके घर में, उनके आंगन में एक नन्हा सा परी या फिर एक नन्हा सा गुड्डा आ जाए। अब ये जो दोनों पति पत्नी थे, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर इन्हें मना कर देते हैं कि तुम्हें अब औलाद नहीं हो सकती। अब दोनों पति पत्नी की चिंताएं साफ बढ़ने लगी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी। 10 से 15 साल का समय गुजर चुका था इनकी शादी को, लेकिन अभी तक इनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। जो कोई भी इन्हें बताता कि वहाँ पर कोई बाबा है, वहाँ पर कोई पीर है, वहाँ पर कोई ऐसा बुज़ुर्ग व्यक्ति है जो दुआ कर देगा, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, तो तुम उसके पास चले जाना। तो ये हर बाबा, हर दरगाह, हर जगह पहुँचते हैं, लेकिन इन्हें कोई बच्चा नहीं होता है। आखिरकार थक हार कर ये एक ऐसे बाबा के पास पहुंचते हैं, जो बाबा इनसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक बेटा हो जाएगा। अब जैसे ही बेटा होने की बात इस दंपति को पता चलती है, दंपति का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। थोड़ा समय गुजरता है, जो पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब जब पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो खुशी में बहुत ज़्यादा शराब पीने लग जाता है। एक तरफ उसको ये खुशी थी कि उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है, दूसरी तरफ जब वो ज़्यादा शराब पीता है तो शराब पीने की वजह से उसे एक बीमारी लग जाती है। जब वो डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास में कुछ ही महीने का समय बचा है और उसके बाद में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इस व्यक्ति की एक तरफ खुशी ये थी कि इसको बेटा होने वाला था, दूसरी तरफ इसका दुख ये था कि इसे एक ऐसी बीमारी लग चुकी थी जिसकी वजह से इसकी मौत हो जानी थी। लेकिन इसके मन में एक तरीके से ये चीज़ें बैठ गई थी कि जो पीर बाबा ने बोला है इसको एक बेटा होगा तो बेटा ही होगा। चलो ये तो है कि मैं भले ही इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मेरी जो नस्ल होगी वो चल जाएगी, मेरी संतान इस दुनिया में आ जाएगी, मेरे परिवार का नाम चल जाएगा। अब दोस्तों, आखिरकार वो समय आता है जब इसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, स्वस्थ एक बेटा पैदा होता है और उसी समय इस व्यक्ति की मौत हो जाती है।
अब जो महिला बची थी उसके परिवार में कोई और तो था नहीं, एक पति ही था, वही काम करता था, वही पैसे लेके आता था। घर में एक बेटे का जन्म हुआ था 15-16 साल के बाद में। एक तरफ दुख की घड़ी थी कि पति का देहांत हो गया था, एक तरफ खुशी थी कि बेटे की पैदाइश हुई है। दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है, बेटा हल्के हल्के बड़ा होता है, तो उस समय तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं मदद करते रहते हैं। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि इस महिला के पति की अचानक से डेथ हो गई, तो इस महिला की मदद करनी चाहिए। आस पड़ोस के लोग मदद करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय तक तो इसकी मदद करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में इसकी मदद करना छोड़ देते हैं। अब इसका जो बेटा था ये भी धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। इसके पति का कहना था कि मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए जो महिला थी अपने बेटे का एडमिशन जो है वो एक अच्छे स्कूल में कराती है। लेकिन अच्छे स्कूल में एडमिशन तो करा दिया था, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। अब इस महिला की ना तो इतनी संपत्ति थी, गांव के अंदर बस एक घर था, उसी घर में ये अपने बेटे के साथ रहा करती थी। अब ये जो महिला थी ये लोगों के घरों में काम करना इसने शुरू कर दिया था। 10-10 घरों में एक साथ काम करती थी, वहाँ से जो कुछ पैसे मिलते अपने बेटे की फ़ीस भरती और उससे ही अपने बेटे का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन दोस्तों जब कभी भी अपने बेटे को स्कूल में लेने के लिए पहुंचती, इसका बेटा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो ये अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे लेने मत आया करो, क्योंकि मेरे स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में काम करती है, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, गंदी है, इसलिए तुम मत आया करो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। माँ समझ जाती है कि बेटे की शिक्षा पे असर पड़ेगा, इसलिए ये अपने बेटे को लेने नहीं जाती है। अब जो बेटा था ये खुद से ही घर आ जाया करता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और उसके बाद में जो बेटा होता है ये पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। कभी कभी स्कूल के टीचर इस माँ को बताया करते थे कि तुम्हारा जो बेटा है ये पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ है और आगे चलकर ये तुम्हारा नाम रोशन करेगा और किसी बड़ी पोस्ट पर तुम्हारा बेटा जाकर बैठेगा। महिला खुश हो जाती थी, सोचती थी कम से कम उसका बेटा एक बड़ा अधिकारी तो बन जाएगा और उसके बाद में वो अपनी माँ की जितनी भी परेशानी है उन परेशानियों को दूर करेगा और अच्छे तरीके से वो अपने बेटे के साथ में ज़िंदगी गुजारेगी। अब जब बेटा हाई स्कूल करता है उसके बाद में ये अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है, लेकिन शहर अगर मैं पढ़ाई करने के लिए जाऊँगा तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। माँ कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे, मैं और घरों में काम कर लूँगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे ज़रूर भेजूँगी। बेटे का बैग तैयार हो जाता है, बेटा शहर चला जाता है, वहाँ पर कोचिंग करने लग जाता है। धीरे धीरे ये अपनी पढ़ाई करता है और उसके बाद में अक्सर ये अपनी माँ से कॉल पे बात किया करता है। अपनी माँ से कहता है कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है माँ, अपना ख्याल रखा करो, काम ज़्यादा मत किया करो। लेकिन माँ कहती है कि बेटा अगर मैं काम ज़्यादा नहीं करूँगी तो तुम्हारे लिए पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे। तो बेटा कहता है कि माँ टेंशन मत करो, बहुत जल्द ही पढ़ लिख कर मैं एक पोस्ट पे पहुँच जाऊँगा और उसके बाद में जो तुम्हारा काम है ये बंद हो जाएगा। आखिरकार कई सालों के बाद में इस बेटे का फ़ोन अपनी माँ के पास आता है और ये बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। अब जैसे ही ये बुढ़िया ये सुनती है कि इसका बेटा कलेक्टर बन चुका है तो ये बूढ़ी औरत पूरे गांव के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर चीख चीख कर कहती है कि उसका बेटा कलेक्टर बन चुका है। लेकिन जो मोहल्ले के गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं बुढ़िया पागल हो गई है, सटिया गई है, कलेक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इससे गरीब महिला का बेटा कैसे कलेक्टर बन सकता है। ज़रूर इसके बेटे ने इसे झूठ बोला है इसका दिल रखने के लिए, लेकिन महिला जानती थी कि उसका बेटा उससे कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसके बाद में जो बेटा था ये ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की जो कि काफ़ी ऊंचे अधिकारी की बेटी थी, उसके साथ में प्रेम प्रसंग होता है, शादी कर लेता है। अब चूंकि कलेक्टर है तो एक बड़ा सा घर होता है इसका, उस घर में एक चपरासी भी ये लोग रखते हैं और पति पत्नी रहने लग जाते हैं। और ये जो बेटा था अपनी माँ को कॉल करता है, कॉल करने के बाद में कहता है कि माँ उसने शादी कर ली है। अब माँ के जो सपने थे एक ही पल में टूट जाते हैं, क्योंकि इस माँ ने अपने बेटे को मेहनत कर इसलिए नहीं पढ़ाया था कि उसकी मर्ज़ी के बगैर वो शादी कर ले और अपनी माँ को अपनी खुशी में शामिल ही ना करे। भले ही अपनी मर्ज़ी से शादी करे, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो बताए कि माँ वो शादी करने वाला है। लेकिन यहाँ पर इस बेटे ने अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं बताया था। अब माँ के सपने टूट जाते हैं, लेकिन बेटा कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर तुमसे मिलाने आऊँगा। ये अपना एड्रेस भी बता देता है। अब जो समय था ये लगातार गुजरने लगता है। उसके बाद में इसे एक बेटा हो जाता है। जब बेटा होता है तो ये माँ को बताता है। माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये इस बार बेटे को बिना बताए अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और जो कुछ पैसे इसने इकट्ठे किए थे उन पैसों से मार्केट जाती है, कुछ शॉपिंग करती है, बच्चे के लिए खिलौने खरीदती है, बहू के लिए साड़ियाँ खरीदती है और अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदती है और एक गठरी बांध लेती है क्योंकि इसके पास बैग नहीं था। गठरी बांध कर ये उस
सामान को अपने ऊपर रखती है और उसी शहर पहुंच जाती है जिस शहर का एड्रेस इसके बेटे ने बताया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद में एक ऑटो वाले से कहती है इस शहर के जो कलेक्टर साहब हैं उनसे मिलने के लिए जाना है। तो वो ऑटो वाला कहता है माई तुम क्या करोगी उससे मिलकर, वो कलेक्टर साहब क्या पता तुमसे मिले या ना मिले। तो ये बूढ़ी औरत कहती है कि दरअसल वो जो कलेक्टर साहब हैं वो मेरे बेटे हैं। अब ऑटो वाला सुनता है तो वो कहता है कि ये बूढ़ी औरत ज़रूर सटिया गई है, इस फटे हाल में है और कलेक्टर की माँ बता रही है, भला कोई कलेक्टर अपनी माँ को इस तरीके से कैसे छोड़ेगा। लेकिन बूढ़ी औरत कहती है कि तुम इन सब बातों से मतलब मत रखो, मुझे बस कलेक्टर साहब के दरवाजे तक छोड़ दो। अब उसके बाद में वो जो ऑटो वाला था वो कलेक्टर साहब के दरवाजे तक इस महिला को लेके जाता है, वहाँ पर छोड़ देता है। अब ये जो महिला थी बिना रोके टोके उस कलेक्टर साहब के घर के अंदर जाने लगती है। उसी समय चपरासी आ जाता है, कहता है माँ तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें किससे मिलना है। तो ये जो बूढ़ी औरत है ये कहती है दरअसल मेरा बेटा इस घर के अंदर रहता है, तुम्हारे जो साहब हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। अब जब चपरासी इस तरीके की बात सुनता है तो वो साहब को बुलाता है कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए आई है। अब जो उस कलेक्टर साहब की पत्नी थी, जब कलेक्टर साहब उस महिला के प्रेम प्रसंगों में थे तो उन्होंने बताया था कि वो अनाथ है और उनकी कोई भी माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। दरअसल जब वो छोटे ही थे तो दोनों की डेथ हो गई थी। अब जब उस कलेक्टर की पत्नी ये सुनती है कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई है तो वो कहती है कि दरअसल तुम तो कहते थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है, अब ये माँ कहाँ से आ गई। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मेरी कोई माँ नहीं है, मैंने तुमसे सच कहा था, चलो देखते हैं कि बाहर कौन औरत आई है। उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी बाहर पहुँचते हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है बेटा कैसे हो, मैं तुम्हारी माँ, तुमने मुझे पहचाना। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं कहते हैं माँ तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तो जो बुढ़िया है जब वो अपने बेटे के मुंह से ये आवाज़ सुनती है, ये बात सुनती है, वो समझ जाती है कि उसका बेटा बदल चुका है और वो अपनी पत्नी के सामने उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। लिहाजा वो अपने बेटे से कहती है बेटा मेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं और शायद मुझे गलतफहमी हो गई, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ गई और मेरा बेटा कोई और होगा। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी पत्नी को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ी औरत जाने को थी, चपरासी कहता है कि माँ मैं ऑटो बुला देता हूँ, तुम चले जाना। तो जो बूढ़ी औरत होती है वो इस चपरासी से कहती है बेटा तुम मेरे लिए चिट्ठी लिख सकते हो। तो चपरासी कहता है हाँ माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी लिख सकता हूँ। उसके बाद में वो चपरासी घर के अंदर जाता है, एक पेन और एक पर्चा लेके आता है और जो बूढ़ी औरत उस पर्चे में लिखवाती है वो सब कुछ चपरासी लिखता है, लेकिन लिखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके बाद में ये बूढ़ी महिला उस चपरासी से कहती है बेटा जब तुम्हारे साहब घर से बाहर आए तो ये चिट्ठी उन्हें दे देना। उसके बाद में चपरासी हैरान होता है कि आखिर ये महिला जो इस कलेक्टर साहब को अपना बेटा बता रही है, बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया है, ये चिट्ठी क्यों लिखवा रही है। कलेक्टर साहब उसके बाद में घर से बाहर आते हैं जब तक बूढ़ी माँ जा चुकी होती है और वो चपरासी जो होता है वो उस कलेक्टर साहब को वो पर्चा दे देता है। कलेक्टर साहब कहते हैं वो बूढ़ी औरत कहाँ गई। तो वो चपरासी कहता है वो जहाँ से आई थी वहीं चली गई। उसके बाद में वो कलेक्टर साहब होते हैं उस पर्चे को अपनी जेब में रख लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, सोचते हैं कि अकेले में पढ़ूंगा। लेकिन उस समय वो अपने कपड़े चेंज कर चुके होते हैं और सोने चले जाते हैं और उनके जो कपड़े थे उनकी पत्नी तय बनाकर अलमारी में रख रही होती है कि उसी समय उनकी जेब से वो पर्चा गिर जाता है। अब जैसे ही वो पर्चा गिरता है कलेक्टर साहब देख लेते हैं, कलेक्टर साहब भागते हैं उस पर्चे को पकड़ने के लिए, लेकिन उसी समय वो पत्नी जो होती है उस पर्चे को खोलकर पढ़ने लग जाती है और जैसे ही उस पर्चे को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही होती है क्योंकि जो कलेक्टर साहब होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं, उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। दरअसल उस पर्चे में कुछ और नहीं लिखा होता है, उस पर्चे में सिर्फ इतना लिखा होता है कलेक्टर साहब मैंने सुना है आपका एक बेटा है, उस बेटे को अच्छी परवरिश देना और उस बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना, लेकिन इतना पढ़ाना कि वो तुम्हें पहचानने से इनकार ना करे। अब जैसे ही ये बात वो महिला पढ़ रही होती है तो कहती है ये बुज़ुर्ग महिला आखिर इस तरीके से क्यों लिख रही है। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि वो जो महिला थी वो कोई और नहीं थी बल्कि उसकी ही माँ थी और ये कहकर कलेक्टर साहब रोने लग जाते हैं। तो कलेक्टर साहब की जो पत्नी होती है वो कहती है तुमने अपनी माँ के साथ जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया और इसकी माफ़ी नहीं है। उसके बाद में कलेक्टर साहब होते हैं कहते हैं सुबह को मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने लेके जाऊँगा और सुबह सुबह ये लोग गाड़ी उठाते हैं। कलेक्टर साहब अपनी पत्नी को लेते हैं, अपने बच्चे को लेते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद में अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं। एक माँ तो माँ होती है, अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और उसके बाद में पूरे गांव के सामने कहती है देखो मेरा कलेक्टर बेटा आ चुका है। लोग हैरान होते हैं कि एक गरीब बुढ़िया का बेटा कलेक्टर कैसे बन गया। तो दोस्तों ये जो कहानी थी ये सिर्फ उन लोगों के लिए कहानी थी जो लोग अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये कहानी मुझे मेरे एक व्यूवर ने भेजी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि उनका जो बेटा है वो यूएस से गया हुआ था और जब वो यूएस से लौट के आया
तो उसने अपने माँ और पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने ये मुझे कहानी भेजी थी और मैं सब उन औलादों के लिए, उन बच्चों के लिए ये कहानी डेडिकेट करना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते हैं। देखो, दुनिया में पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन एक बार अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो आप लोगों को उनकी सेवा करने का मौका भी नहीं मिलेगा और आप लोग पछताएंगे कि काश आपके माता पिता इस दुनिया में होते। तो दोस्तों, हर बच्चे से, हर पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दें कि वो आपके साथ गलत व्यवहार ना करें और बच्चे अपने माता पिता के साथ में कभी गलत व्यवहार ना करें। इस तरीके की मैं आशा करता हूँ। कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स हैं, इसमें ट्विस्ट मीनिंग ऑफलाइन ऑफिस करके आईडी है, लिखते हैं बस ये समझो कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। बाप सगी बेटी के साथ इस तरीके से कर रहा है, सोच कर ही आत्मा कांप जाती है। तो भाई आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं अनोखी कहानी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गर्ल वूहू करके है, लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, आई होप यू आर फीलिंग बेटर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये JK अंसारी हैं, लिखते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊदी अरब से रियाद से आपकी कहानी, आपके हर एपिसोड सुनता हूँ। मैं डियोरिया का हूँ। तो भाई आप यूपी डियोरिया के हैं और रहते सऊदी अरबिया में हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिलियन फनी जोन करके हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी ब्रो, तो भैया आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, तो भैया आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। श्रीरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका शुक्रिया। ए चौधरी हैं, लिखते हैं अब महसूस होने लगा है कि दुनिया तबाही की ओर बढ़ रही है और शिद्दत से आगे बढ़ रही है। तो ए चौधरी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में ऋतु शेरों हैं, लिखते हैं हरियाणा से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, लिखते हैं यकीन नहीं होता ऐसी कहानी सुनने से, लेकिन क्या करा जाए, लोग इस धरती पर इस तरीके के हैं। तो नारायण कुमार जी आपका शुक्रिया। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं भाई कोई कहानी हापुड़ की सुनाओ, मैं हापुड़ से हूँ। तो अनिल कुमार जी अगर कोई हापुड़ की कहानी आएगी तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। उसके बाद में JK अंसारी हैं, लिखते हैं मेरा नाम जुल्फ़िकार अंसारी है। तो जुल्फ़िकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद शुएब हैं, लिखते हैं सर आपका थंबनेल पर टोपी लगाए हुए इंसान की फ़ोटो क्यों लगाते हो, प्लीज़ आगे से ऐसा ना करना, गुजारिश है। तो मोहम्मद शुएब जी आपका शुक्रिया कि आपने प्यारा सा कमेंट्स किया, देखेंगे, ध्यान रखेंगे इन बातों का। उसके बाद में KLDPGR है, लिखते हैं इस्लाम में माँ बहन बेटी ये सब इस तरीके से लिखते हैं, तो ये अपनी राय देते हैं, अपना व्यू रखते हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। सो दोस्तों, ये कुछ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों को जागरूक करना है जो अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो आज की कहानी मेरे एक व्यूअर्स ने भेजी थी और आप लोग भी अगर कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।